अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जितने भी जॉब्स के टेस्ट होते हैं, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो, पीपीएससी का टेस्ट हो या ओटीएस, कोई भी टेस्ट हो रेलवे के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 35 वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, पंजाब यूनिवर्सिटी कब तश्कील पाई थी? तो इसकी जो डेट है ये है 1887 और पंजाब यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। और इसी तरह अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? निश्तर मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो है करिकुलम विंग। एक विंग तश्कील पाया गया है जिसमें करिकुलम प्लानिंग की जाती है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के वर्क्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? करिकुलम विंग है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ए डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि केमिस्ट्री रिलेटेड है बॉटनी से भी, इसके अलावा बायोलॉजी से भी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो इनके अंदर जो रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बीइंग द साइंस विजडम फिलॉसफी एम्स एट, साइंस होने के लिहाज से विजडम फिलॉसफी किस पर एम करती है, यानी उसका निशाना क्या होता है? तो इसका ट्रू आंसर क्या है? सर्च फॉर रियलिटी, यानी हम असलियत तलाश करते हैं। असलियत तलाश करने के लिए सर्चिंग की जाती है। इसका ट्रू आंसर क्या है? सर्च फॉर रियलिटी। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन कि दारुल उलूम देवबंद एकेडमी वाज टोटली, अब इसके ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं गवर्नमेंट, फेडरल, नॉन गवर्नमेंट। तो इसका ट्रू आंसर क्या है? नॉन गवर्नमेंट, यानी दारुल उलूम देवबंद एकेडमी जो बनाई गई है टोटली क्या है? नॉन गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट से अलग है वो। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट हेड ऑफ दारुल उलूम देवबंद वाज, फर्स्ट हेड कौन था दारुल उलूम देवबंद एकेडमी का? मौलाना एम याकूब, मौलाना मोहम्मद याकूब इसके हेड थे। सेवन्थ क्वेश्चन है साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, इसका ट्रू आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की तश्कील दी थी। एट्थ क्वेश्चन क्या है, ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट टू प्रोमोट, अलीगढ़ मूवमेंट जो चलाई गई थी उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि एजुकेशन को प्रमोट दिया जाए, मतलब जो मुसलमानों में एजुकेशन को, जब मुसलमानों का कंपटीशन होता था ना अंग्रेज़ों के साथ, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था इंग्लिश स्पीक करना, इसके अलावा उनकी रहन सहन को अडॉप्ट करना। तो इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट चलाई गई थी ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए मुसलमानों के अंदर, ताकि वो फेस कर सकें अंग्रेज़ों को, उनके कवानीन और ज़वाबित समझ सकें। इसका ट्रू आंसर क्या है? एजुकेशन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1947 वाज हेल्ड इन कराची, इसका ट्रू आंसर क्या है कि एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब कहाँ पर हेल्ड हुई थी? 1947 में, ये याद रखना है। और किस जगह पर हेल्ड हुई थी? कराची के अंदर। एट्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश, एजुकेशन कमीशन कब बनाया गया था, कब तश्कील दी गई थी? 1959 इसका आंसर है। 11th क्वेश्चन है कि हु वाज द हेड ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन का हेड कौन था? SM शरीफ जो है इनके हेड थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन, चार्टर एक्ट को कब प्रेजेंट किया गया था? 1813 में, 1813 में। करेक्ट आंसर क्या है? 1813। 13 क्वेश्चन है शी हैज़ नॉट सीन हर फैमिली डैश 3 years, अब यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज़ करना है, तो यहाँ पर जो है हमें नहीं पता कि 3 years कौन से हैं, कितने साल पहले के हैं ये 3 years, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ लगाएंगे। अगर यहाँ पर होता मॉर्निंग इवनिंग तो फिर हम लगाते सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग। यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आएगा, क्योंकि 3 years हमें नहीं पता कौन से 3 years हैं। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हैव नो डैश मोटिव फॉर ऑफरिंग दिस एडवाइस। इसका जवाब क्या है? अल्टीरियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपोजिट मीनिंग ऑफ ऑप्शनल इज। अब अपोजिट मीनिंग को हम एंटोनिम भी कहते हैं। सो ऑप्शनल का एंटोनिम क्या है? ऑप्शनल को उर्दू में कहते हैं इख्तियारी। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? कंपल्सरी, यानी लाजमी। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, जैसे हमारे पास सोशियोलॉजी हो गया, इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट है। लेकिन इसी तरह फिर कुछ सब्जेक्ट होते हैं कंपल्सरी, जैसे इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान है, उनको चाह के भी इंसान नहीं छोड़ सकता। तो क्या है? ऑप्शनल का अपोजिट मीनिंग कंपल्सरी है। नेक्स्ट है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ डीजेनरेट इज। डीजेनरेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? या एंटोनिम प्रोग्रेस है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद ये सारे जो है मैथ के क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व करने से हल हो जाएंगे, इजी हैं। उसके बाद 25 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एटम हैज़ लार्जर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा ऐसा एटम है जिसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लार्जर है? अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लार्जर है? वो क्या है? सोडियम की है। 26 क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज इन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। और इसी तरह पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द रिलेशनशिप बिटवीन आयनिक एसोसिएशन एंड कंडक्टिविटी इज़ इनवर्स। यानी अगर आयनिक एसोसिएशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद 28 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो है किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। उसके बाद मेंडलीव की जो बेसिस थी वो क्या थी? एटॉमिक मास की बेस पर इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को। फिर मोज़ले आया, मोज़ले ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू यूज़ इन ए सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो इस सिस्टम की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यही वो एनर्जी होती है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है। आगे है 30 क्वेश्चन, द प्लूटेंट डैमेजिंग द बिल्डिंग्स आर। तो प्लूटेंट्स कौन से होते हैं जो बिल्डिंग्स को डैमेज कर रहे हैं? NO2 एंड SO2, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बिकॉज ऑफ द। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्गर है देन अल्कोहल्स, इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर हैं। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतने ही ज़्यादा क्या होता जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। PPSC के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि गुआनिन एंड एडेनिन आर नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की होती हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स जो होती हैं वो सिंगल रिंग बेसिस हैं, जबकि प्यूरिन्स जो होती हैं वो डबल रिंग बेसिस हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडेनिन और गुआनिन जो हैं ये हमारे पास प्यूरिन्स हैं, डबल रिंग बेसिस हैं, जबकि बाकी साइटोसिन हो गया, थायामीन, यूरासिल, ये क्या हैं? पायरिमिडीन्स हैं, सिंगल रिंग बेसिस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद 33 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पिस्टल सर्व्स एज द conduit for entry of the pollen tube to reach the ovary and the fertilized egg। तो ये क्या होता है? स्टाइल होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है ना, तो स्टाइल ही वो पार्ट है जो एज अ पिस्टल सर्व करता है ओवरी तक रीच करने में। उसके बाद 34th क्वेश्चन है कि टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, वन ऑर्गेनिज्म हेल्प द एसोसिएशन वेदर अदर्स विल नॉट हेल्प और हार्म द एसोसिएशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। कौन सा है? तो ये कॉमन्सलिज्म है, क्योंकि देखिए ना, दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंट्रैक्शन में रह रहे हैं, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना कोई उसे हार्म हो रहा है। तो क्या है? कॉमन्सलिज्म है, यानी एक को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है ऑर्गेनिज्म को। यह है कॉमन्सलिज्म। इसी तरह म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दो एनिमल्स रह रहे हैं इकट्ठे और दोनों को बेनिफिट हो रहा है, यानी एक दूसरे के काम आ रहे हैं दोनों। कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा भी प्रोवाइड कर रहा है उसे, वो क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। सो जो हमारी 34 क्वेश्चन है इसका क्या आंसर है? कॉमन्सलिज्म।
अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ द थाइमस ग्लैंड इज़ टेकन आउट इन ए 3 year old child, व्हाट प्रॉब्लम विल द चिल्ड एक्सपीरियंस इन लेटर लाइफ। तो अगर उसका थाइमस ग्लैंड 3 साल का बच्चा है, उसका रिमूव कर लिया जाए तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, कौन से वो प्रॉब्लम फेस करेगा? इसका ट्रू आंसर क्या है कि ही विल बी प्रोन टू वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस। यानी वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, सो वायरल डिजीज़ उस पर फ़ौरन असरअंदाज हो जाएंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और मैंने आपसे जो है जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो डिस्कस किए हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।